नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। कर्नाटक हिजाब विवाद मामला अब गर्माता जा रहा है। कर्नाटक के बाद अब देश के कई हिस्सों में मुस्लिम महिलाएं हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन कर रही हैं और हिजाब को अपना हक बता रही हैं। देश में बढ़ते हिजाब विवाद के बीच अमेरिका का भी बयान सामने आया, जिस पर अब भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। बता दें कि विदेशों में धार्मिक स्वतंत्रता पर नजर रखने और रिपोर्ट करने वाली अमेरिकी सरकार की एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता ने कॉलेज कैंपस में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने की मांग को लेकर उठे विवाद के बीच कर्नाटक की आलोचना की है। IRF के राजदूत रशद हुसैन ने कर्नाटक विवाद का जिक्र करते हुए ट्वीट किया कि स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। रशद हुसैन के कार्यालय ने ट्वीट किया, धार्मिक स्वतंत्रता में किसी को भी धार्मिक पोशाक चुनने की आज़ादी शामिल है। भारतीय राज्य कर्नाटक को धार्मिक कपड़े पहनने की अनुमति का निर्धारण नहीं करना चाहिए। स्कूलों में हिजाब प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और ये महिलाओं और लड़कियों को कलंकित और हाशिए पर रखता है। दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की बात करने वाली ये संस्था, जिसके राजदूत हुसैन हैं, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता कार्यालय के अंतर्गत आती है, जिसने भारत में धार्मिक आधार पर तनाव पर अतीत में भी टिप्पणी की है। हिजाब विवाद पर वैश्विक हंगामे के बीच भारत ने आज कहा कि आंतरिक मसलों पर प्रेरित टिप्पणियां मंजूर नहीं। बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद के मद्देनजर पुलिस ने दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों में एहतियात के तौर पर फ्लैग मार्च किया। पुलिस उपायुक्त हरिराम शंकर ने बताया कि शुक्रवार शाम दक्षिण कन्नड़ जिले के पुत्तूर और सूरतकाल में फ्लैग मार्च किया गया। RAF की 97वीं बटालियन के 130 कर्मियों ने इसमें हिस्सा लिया। हिजाब विवाद के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा बयान जारी किया है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। धामी ने कहा कि हमारी सरकार बनने पर शपथ ग्रहण करते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेंगे। सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनेगा, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए एक वीडियो शेयर किया है और इसके साथ इस ट्वीट पर लिखा है कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत की रक्षा के लिए भाजपा सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक कमेटी गठित कर यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी, जिससे सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनेगा, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों। सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी, जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा और संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा, जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की संकल्पना प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इसे लागू करने पर जोर ही नहीं दिया, बल्कि कई बार इस दिशा में कदम नहीं उठाने के लिए भी नाराजगी व्यक्त की है। धामी ने कहा कि सभी लोगों के लिए विवाह, तलाक, भूमि संपत्ति और विरासत के संबंध में समान कानून प्रदान करेगा, चाहे उसकी आस्था कुछ भी हो। आपको बता दें कि हिजाब पहनकर आ रही छात्राओं को क्लास में आने से रोकने के बाद यह विवाद बढ़ता जा रहा है। विवाद बढ़ता देख कर्नाटक में 16 फरवरी तक सभी कॉलेज स्कूल बंद रहेंगे। CM धामी के बयान के बाद उत्तराखंड में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने CM के बयान को सिर्फ और सिर्फ एक जुमला करार दे दिया है और कहा है कि भाजपा अपनी हार से बचने के लिए ऐसे बयान जारी कर रही है। आपको बता दें कि देश भर में समान नागरिक संहिता भाजपा के लगातार चुनावी घोषणा पत्रों का हिस्सा रही है। जून 2016 में कानून मंत्रालय ने 21वें कानून पैनल को समान नागरिकता संहिता से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए कहा था। हालांकि 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया था। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि इस मामले को भारत के 22वें विधि आयोग द्वारा उठाया जा सकता है।
उत्तराखंड विधानसभा की सभी 70 सीटों पर 14 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। राज्य में आज शाम 5 बजे से चुनावी शोर थम जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद और दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल यूपी में प्रियंका के लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन की एक और पोस्टल गर्ल ने कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। पल्लवी सिंह भी कांग्रेस की पोस्टर गर्ल में शामिल थी, जिन्हें कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन में इस्तेमाल किया था। इसी के साथ पल्लवी तीसरी पोस्टर गर्ल है जिन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली। पल्लवी से पहले प्रियंका मौर्य और वंदना सिंह बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। दोनों ने प्रियंका गांधी पर गंभीर आरोप लगाए थे। डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने प्रियंका गांधी के सचिव पर टिकट के लिए घूस मांगने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में धांधली चल रही है। उन्होंने लिखा था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं इस कैंपेन पर टिकट नहीं पा सकी क्योंकि मैं ओबीसी थी और प्रियंका गांधी के सचिव संदीप सिंह को घूस नहीं दे सकी। प्रियंका मौर्य ने कहा था कि कांग्रेस में जातिवाद के कारण विधायक नरेश सैनी को पार्टी छोड़नी पड़ी। प्रियंका ने कांग्रेस पार्टी में धांधली चलने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि इसके खिलाफ किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं है। बता दें कि 403 विधानसभा सीटों वाले यूपी में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के लिए 10 फरवरी को वोटिंग थी, दूसरे चरण के लिए 14 फरवरी, तीसरे चरण के लिए 20 फरवरी, चौथे चरण के लिए 23 फरवरी, पांचवें चरण के लिए 27 फरवरी, छठे चरण के लिए 3 मार्च और सातवें चरण के लिए 7 मार्च को मतदान होगा और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। यूपी सरकार के रवैये से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों को भेजे गए वसूली नोटिस राज्य शासन वापस ले, वरना हम इसे रद्द कर देंगे। सीए के खिलाफ साल 2019 में प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ यूपी सरकार ने हर्जाना वसूली के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नया मोड़ आता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि दिसंबर 2019 में शुरू की गई कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित कानून के विपरीत थी, लिहाजा इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपी की संपत्ति को कुर्क करने के लिए कार्रवाई करने में खुद एक शिकायतकर्ता, निर्णायक और अभियोजक की तरह काम किया है, लिहाजा वो ये कार्रवाई वापस लें। कोर्ट का कहना है कि अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो हम इसे रद्द कर देंगे। यूपी सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने कहा है कि प्रदेश में 833 दंगाइयों के खिलाफ 106 एफआईआर दर्ज की गई और इनके खिलाफ 274 वसूली नोटिस जारी किए गए। इनमें से 236 में वसूली के आदेश पारित किए गए थे, 38 मामले बंद कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने जिस याचिका पर सुनवाई की है, ये याचिका परवेज आरिफ टीटू की ओर से दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस तरह के नोटिस एक व्यक्ति के खिलाफ मनमाने तरीके से भेजे गए हैं, जिसकी मौत 6 साल पहले 94 साल की उम्र में हो गई थी। 90 साल से अधिक उम्र के 2 लोगों समेत कई और भी लोगों के खिलाफ इस तरह के नोटिस भेजे गए हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि यह सिर्फ एक सुझाव है। यह याचिका केवल एक तरह के आंदोलन या विरोध के संबंध में दिसंबर 2019 में भेजे गए नोटिसों के एक सेट से संबंधित है। आप उन्हें एक पेन के स्ट्रोक से वापस ले सकते हैं। यूपी जैसे बड़े राज्य में 236 नोटिस कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं माने तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। हम आपको बताएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के नए मामलों में काफी कमी आई है, जिसके बाद यूपी सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में सोमवार यानी कि 14 फरवरी से सभी स्कूल खोल दिए जाएंगे। हालांकि छात्रों को कोरोना नियमों का पालन करना होगा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कोरोना को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देशों के मुताबिक 14 फरवरी से उत्तर प्रदेश में पूरी क्षमता के साथ सभी स्कूल खोल दिए जाएंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल भी पूरी क्षमता के साथ खोल दिए जाएंगे। जिम सेंटर को भी पहले की तरह ही खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन यूपी में अभी स्विमिंग पूल और वाटर पार्क बंद रहेंगे। नई गाइडलाइंस के तहत राज्य में सभी सरकारी दफ्तर पूरी उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। इसके अलावा निजी दफ्तर भी पूरी क्षमता के साथ खोलने का निर्देश दिया गया है। हालांकि सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।
सरकार ने हिदायत दी है कि सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना के प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट जारी है। शुक्रवार को कोरोना के 1972 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 3143 मरीज इस घातक वायरस से ठीक भी हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस घटकर 16,640 रह गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।